चलो हाँ बच्चों, हिंदी के क्लास में आज हम पुनः छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता को देखेंगे। उत्साह मीन्स मैंने बताया था क्या, जोश, उमंग। तो जोश या उत्साह या उमंग तीनों जो है मिलते जुलते शब्द हैं हिंदी में। तो यहाँ पर कवि ने फागुन के महीने में उत्पन्न होने वाली मादकता का, उन्मादकता का ये कह सकते हो, या फागुन के महीने में जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो प्रकृति जो है हरी भरी हो उठती है। प्रकृति का मानो पूरा श्रृंगार हो जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फूलों की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। तो कवि ने यहाँ पर फागुन के महीने में जो बसंत ऋतु होती है उसका जो उन्मादक या उन्मादकता से भरा हुआ वातावरण होता है उसका चित्रण किया है। तो हम काव्यांश संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अट नहीं रही है, इसको सिंगल कामा में करेंगे, नामक या शीर्षक कविता से अवतरित है, जिसके रचयिता महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर हम व्याख्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश में कवि फागुन के महीने की उन्मादकता का सुंदर चित्रण किया है। देखिए, अंट नहीं रही है, कवि फागुन के महीने का, फागुन महीने की सुंदरता का, या ये कह लो फागुन महीने का मानवीकरण करते हुए कह रहा है, अंट नहीं रही है आभा फागुन की तन की। तन माने शरीर। तो यहाँ फागुन का मानवीकरण किया गया है कि फागुन महीने की शरीर की सुंदरता जो है वह समाहित नहीं हो पा रही है। फागुन महीने की जो सुंदरता है, जो प्रकृति की अद्भुत सुंदरता है, वह सुंदरता लोगों के दिल में समा नहीं पा रही है, अट नहीं पा रही, यानी समाहित नहीं हो पा रही है, सट नहीं रही है। और ये फागुन के तन की सुंदरता से उन्मादक जो वातावरण है सट नहीं रही है, मतलब समाहित, समा नहीं पा रही है, लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है, लोगों के विश्वास से 2-4 कदम कहीं आगे जा रही है। तो सट नहीं रही है, लोगों को पच नहीं रही है, लोगों को आश्चर्य उत्पन्न कर देने वाली लग रही है फागुन के महीने की शारीरिक सुंदरता। तो शारीरिक सुंदरता किसकी होती है? मनुष्य की। तो यहाँ पर कवि ने फागुन के महीने का सुंदर मानवीकरण किया है कि जो फागुन का महीना है उसका शरीर जो है प्रकृति के सौंदर्य से इतना सुशोभित हो उठा है कि उसकी सुंदरता लोगों के दिल में समा नहीं पा रही है, सट नहीं रही है, लोगों को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि फागुन की सुंदरता, फागुन के शरीर की सुंदरता इतनी कैसे आ गई, कहां से आ गई। लोग आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं, उनको ये ठिकाना नहीं, विश्वास नहीं हो पा रहा है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर 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 कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यहाँ पर भी कवि ने फागुन की मादकता को प्रकट करते हुए उसकी अद्वितीय सुंदरता का चित्रण किया है। अद्वितीय सुंदरता, अ माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा, उसके समान दूसरी कोई सुंदरता न हो, ऐसी सुंदरता क्या बोलते हैं?
अद्वितीय सुंदरता। या एक शब्द और इसके लिए यूज हो सकता है, अनुपम। अनुपम मीन्स क्या होता है, जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम उसे बोलते हैं। तो कवि कह रहा है, सावन के महीने को संबोधित कर रहा है, सावन के महीने के प्रति समर्पित होकर कह रहा है कि हे फागुन के महीने का वर्णन चल रहा है, सावन के नहीं, ठीक है। हे फागुन, हिंदी में ये महीने का नाम है चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, माघ, पूष, अगहन। अब क्रम उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन नाम तो यही है। तो करा कहीं सांस लेते हो, करा कि हे फागुन, आपके इस सुंदर महीने में, उन्मादक भरे महीने में या उन्मादकता से भरे माहौल में कहीं भी सांसें ली जाती है तो चारों तरफ फागुन की सुंदर सुगंध का अनुभव होता है। घर घर भर देते हो और अपनी सुगंध से तुम हर घर को सुगंधित कर देते हो, हर घर में सुगंध का संचार कर देते हो। देखो, फागुन के महीने जब बसंत ऋतु चलती है, सारे फूल, पुष्प, बगीचे सब पूरी तरह से खिले हुए नजर आते हैं और तरह तरह की खुशबू, तरह तरह के परागकण वायु में मिलते हैं और वायु क्या हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। तो सावन के महीने में, सावन का महीना क्या है, अपनी सुंदर खुशबू प्रत्येक घर में भर देता है, बिखेर देता है। उड़ने को नभ में तुम, करा कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो और ऐसी उन्मादक सुगंध को, जो सुगंध है आकाश में उड़ने के लिए, सुगंध को आकाश में उड़ने के लिए मानो तुम पर प्रदान कर दे रहे हो, पंख लगा दे रहे हो। आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही है। ऐसे फागुन के महीने की उन्मादक सुंदरता से मैं अपनी आंखों को हटाना चाहता हूं, मैं अपनी आंखें उधर से हटाना चाह रहा हूं, लेकिन मेरी आंखें उस सुंदरता के प्रति भाग रही हैं, उस सुंदरता से मेरी आंखें हटने का नाम नहीं ले रही। तो कवि फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि फागुन का महीना फागुन के महीने में चारों तरफ सुगंधित वायु चल रही है और कहीं भी सांस लिया जा रहा तो सब जगह सुंदर खुशबू का एहसास हो रहा है, सुगंध का एहसास हो रहा है। इतना ही नहीं, हर घर में, प्रत्येक घर में सुंदरता को तुम, सुंदरता नहीं, खुशबू को भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और इस खुशबू को आकाश मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए मानो आप उसे पंख प्रदान कर देते हो। आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही है। ऐसे सुंदर नजारे को देखने के लिए मेरी आंखें हमेशा लालायित रहती हैं। जब भी ऐसे सुंदर दृश्य से, फागुन के उन्मादक वातावरण से अपनी आंखों को हटा रहा हूं तो हटने का नाम नहीं ले रही। आंखें ऐसी सुंदरता का हमेशा दर्शन करना चाह रहे हैं। फिर देखो, यहां पर भी मानवीकरण किया गया फागुन के महीने का। घर घर पर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, मनमोहक वातावरण है, उन्मादकता से भरे हुए वातावरण का सुंदर चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार आपको मिल रहा है और मुक्तक छंद की रचना है, फिर भी प्रवाहता, लयता काव्य में बनी हुई है। भाषा, जितने भी छायावादी कवि हैं वह खड़ी बोली, शुद्ध खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किए हैं। आपके आदिकाल, भक्ति काल और रीतकाल में काव्य सृजन का जो आधार था वह अवधी थी, ब्रज भाषा थी, बुंदेली थी, मागधी थी,
और बिहार में एक मैथिली बोली जाती है वो थी। लेकिन भारतेंदु युग में भारतेंदु ने भी कुछ कविताएं जो है ब्रज भाषा में किया, लेकिन भारतेंदु जी ने ही हिंदी में खड़ी भाषा में कविता रखने की नींव रखा। खड़ी भाषा के पहले कवि हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। भारतेंदु युग में एक कार्य शुरुआत किया गया और द्विवेदी युग आते आते सभी कवि ब्रज और अवधी भाषा को छोड़ करके खड़ी बोली में काव्य सृजन करने लगे। नहीं तो काव्य क्षेत्र पर ब्रज भाषा ने लंबे समय तक साम्राज्य स्थापित किया है। पूरा भक्ति काल, रीति काल ब्रज भाषा की साहित्य से भरा पड़ा है। लेकिन हमारे जो आधुनिक काल के कवि हैं, आधुनिक काल स्टार्ट कहाँ से होता है? 1850 से लेकर के 1900 तक का जो समय है साहित्य में काव्य सृजन का, साहित्य सृजन का, उसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल की पहली जो शाखा है भारतेंदु युग। वैसे 1850 से लेकर के आज तक के काल को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे आधुनिक काल की समय सीमा है 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। फिर आता है द्विवेदी युग, 1900 से लेकर के 1920 तक, 1918 तक मानते हैं कुछ लोग। फिर 1918 से लेकर के 1936 तक छायावादी काल है। ठीक है, तो इस तरह हिंदी साहित्य का काल है। तो हमारे छायावाद युग के जितने भी कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि, भारतेंदु युग के कवि, या एक कह लो आधुनिक काल के कवि, वह प्रायः खड़ी बोली में ही अपने काव्य का सृजन किए। आगे देखो, पत्तों से लदी डाली, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कह रहा है कवि कि फागुन के महीने में प्रकृति में सर्वत्र सौंदर्य बिखरा पड़ा है। प्रकृति फागुन के महीने में हर तरफ से पूरी तरह से अपना श्रृंगार कर ली। जैसे एक नायिका जो है विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करके क्या करती है, बहुत सुंदर लगती है, वैसे प्रकृति रूपी नायिका जो है फागुन के महीने में हरी भरी वनस्पति रूपी श्रृंगार को धारण करके अपने को एक सुंदर नायिका के रूप में दिख रही है। तो कवि कह रहा है कि फागुन के महीने में जो वृक्ष की डालियां हैं पत्तों से लद गई है, पतझड़ समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक कविता आती थी प्रकृति की सीख, मैं कभी और बताया रहा होगा, पतझड़ से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ से वृक्ष क्या सीख देते हैं, क्या संदेश देते हैं कि उसके पत्ते सारे गिर जाते हैं पीले होकर के, फिर भी वो धैर्य को छोड़ता नहीं। और एक समय आता है बसंत ऋतु का, पतझड़ के बाद एक समय आता है उसमें पुनः वृक्ष क्या होता है, हरी भरी पत्तियों से शाखाओं से लद जाता है। तो पतझड़ क्या है, दुख का समय है वृक्ष के लिए, फिर भी वो साहस नहीं छोड़ता है और समय आने पर पुनः हरा भरा हो जाता है। तो पत्तों से लदी डाल, कवि कह रहा है कि फागुन के महीने में वृक्षों की डालियां जो हैं हरी भरी पत्तों से लदी हुई हैं, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पर हरी भरी हैं तो कहीं पर लाल दिखाई दे रही हैं। लाल का मतलब क्या है, जो नई कोपलें आती हैं वह लाल होती हैं पत्तों की, या कहीं लाल फूलों से भरी पड़ी हुई हैं। तो जहां हरियाली छाई है वहां हरी दिख रही हैं, जहां लालिमा कलर का है वहां डालियां जो है लालिमा से या लाल रंग से भर गई हैं। कहीं पड़ी है उर्मे, तो कहीं पर, उर माने क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? उर माने उर, हाँ हृदय, उर माने क्या होता है, हृदय। तुमको नहीं मालूम था, हंस रही हो। हृदय तो होता है, और क्या होता है हृदय?
आपका? अच्छा, चलो ठीक है, कुछ तो बोले। जो नहीं बोलता उसके प्रोनाउंसिएशन से तो लाख गुना अच्छा है। मैं तो उस विद्यार्थी को बहुत बेटर मानता हूं जो लाख पारंगत हो, अगर कुछ बोल ना पाए, आज जिसने कुछ बोल भी दिया उससे तो वह महान है। क्यों स्नेहा? मैं आपको गलती नहीं दे रहा हूं, मेरे पर गुस्साना मत। ए, बस हो गया। बच्चे हमारे हैं, हम किसी के ऊपर हम कमेंट पास करेंगे तो बच्चे वो सहन करेंगे, लेकिन आपका कमेंट नहीं। अच्छी बात है, किसी का प्रोनाउंसिएशन नहीं सही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा। बशर्ते जो भी आता है उसे व्यक्त करना सीखो। प्रोनाउंसिएशन गलत रहेगा तो हम यहाँ बताने के लिए खड़े हैं ना। और हिंदी ऐसी भाषा है कि इसमें प्रोनाउंसिएशन गलत होने का कोई मतलब ही नहीं होता है। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन गलत होने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जो लिखी जाती है वही पढ़ी जाती है। इसमें साइलेंट वर्ड नहीं होते हैं, साइलेंट अक्षर नहीं होते हैं। ये तो लफड़ा कहाँ है? इंग्लिश में लिखा कुछ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन उसका कुछ और होगा। क्या? कोई भी इंग्लिश हो, लिटरेचर वही है, सब जगह साइलेंस वर्ड चलते हैं इंग्लिश में। अभी जो न जानता हो, नो माने जानना होता है, तो वो क्या जानेगा कि यहाँ साइलेंट है क्या है। हम लोग जब 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो कभी कभी उलझ जाते थे सर से कि सर यहाँ पर के लिखा कैसे नो पढ़ा जाएगा। तब तो उतना सेंस था नहीं। राम लखान पढ़ा जाता तो लिखा जाता था, राम लखन पढ़ा जाता था, उस पर भी सर ये की मात्रा क्यों लगाई गई जब इसमें प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है तो। लेकिन इंग्लिश ऐसा लिटरेचर है कि इसको पढ़ा कुछ और जाता है, लिखा कुछ। लेकिन हिंदी का व्याकरण इतना संपन्न है कि इसमें जो उच्चारण होता है वही लिखा जाता है, कोई त्रुटि नहीं होती। बस बशर्ते आपको व्याकरण का ज्ञान है तो कहीं भी हिंदी भाषा आपकी गलत नहीं है। इसमें अनुभव नहीं, इसमें फैक्ट की जरूरत है। और इंग्लिश में क्या है, आपको अनुभव की जरूरत है, कहाँ पर साइलेंट वर्ड होते हैं, कहाँ पर क्या होते हैं। हाँ बेटा देखो, कहीं पड़ी है उर में तो कहीं हृदय में, कहीं हृदय में मंद गंध पुष्पमाल, मंद मंद सुगंधित पुष्पों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट मतलब होता स्थान स्थान पर, जगह जगह पर। शोभाश्री, शोभा में वृद्धि हो रही है, पट नहीं रही है। ये सुंदरता, ये जो शोभा में वृद्धि जगह जगह हो रही है, प्रकृति के हर नजारे जो है अपने आप में सुंदर दिख रहे हैं, उनकी सुंदरता में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। ऐसी वृद्धि, ऐसी सुंदरता की वृद्धि जो है हमारे हृदय में समाहित नहीं हो पा रही, उसे हम पचा नहीं पा रहे हैं, उसे हम आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है आपका, आ गया सबको? हो गया? तो ये आपके कवि हैं निराला जी, बहुत अच्छे कवि हैं, तो इनको थोड़ा सा विशेष रूप से आप पढ़ लीजिएगा। निराला हुए, गोस्वामी तुलसीदास हुए, महादेवी वर्मा हैं, ये सब साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसमें क्यों नहीं है? राष्ट्रीय काव्यधारा के पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, दूसरे नंबर का राष्ट्रीय कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। और दिनकर ही नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, जिनकी और श्याम नारायण पांडे, ये सब क्या हैं? राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं।
और एक आधुनिक युग के कवियों में क्या नाम है, एक इनका था नागार्जुन का नाम आता है, वो भी बहुत ही, उन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। जैसे कबीर ने भी किसी को नहीं बख्शा था ना, वैसे नागार्जुन भी नेताओं के ऊपर, समाज में भ्रष्ट लोगों के ऊपर खूब जबरदस्त कलम चलाई है। निराला ने भी चलाया है। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, यथार्थवादी कविता उनकी है। अबे सुनबे गुलाब, ए उनकी कविता है। और वो क्या नाम, शायद कुकुरमुत्ता संग्रह से ली गई है, उनके संग्रह का नाम कविता के, ठीक है। तो वो गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपतियों का प्रतीक है। तो वहां पर भी उन्होंने समाज की खाई, जो गरीबी अमीरी की है, जो अभी अमीर वर्ग शोषण करते हैं, उनके ऊपर भी कटाक्ष किया। तो हो गया, चैप्टर बंद किया जाए। इससे संबंधित किसी को कुछ और पूछना है? हाँ, तो निराला के बारे में उनका जीवन परिचय, उनकी रचना, उनकी टाइटल आज को आप जान लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में आपके जीवन परिचय से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। निराला का जन्म जो यहाँ पे हुआ था ना, बंगाल में हुआ था, महिसादल रियासत में। एक मिनट देख लें। हाँ, पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल रियासत में 1899 में हुआ था। ये बंगाल से है, पश्चिम बंगाल से हैं। और बंगाल भी हमारे साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। कम जिए थे, हाँ। और हिंदी साहित्य में इनकी शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति को जाना जाता है, शोक गीत। और इन्हें हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद का प्रणेता भी कहा जाता है। जूही की कली जो रचना किए हैं, ये मुक्त छंद में है, स्वतंत्र छंद में है। कविता को छंद के बंधन से मुक्त करने के लिए जूही की कली को उन्होंने लिखा, और यहीं से साहित्य में मुक्तक छंद की शुरुआत हुई। और इस कविता को जब निराला जी लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास जाते हैं, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक होते हैं, अपनी रचना को प्रकाशित कराने के लिए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कह करके उनको वहां से भगा दिया कि आपकी कविता तो केचुआ छंद है, रबड़ छंद है, जहां चाहा वहां फैला दिया, जहां चाहा वहां सीमित कर दिया, नहीं प्रकाशन किए। और बाद में यही रचना चल करके बहुत संसार में प्रसिद्धि पाई। तो हो गया ना।